गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। काफ़ी दिनों के बाद आज एक बार फिर से आप सबसे मिलने का मुझे मौका मिला। आज हम वापस हमारी कुछ क्लासेस चल रही थी। बीए फर्स्ट ईयर की तो हो चुकी है हमारे सेमेस्टर 1 के अनुसार। सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की जो क्लासेस चल रही थी उसे अब आज से वापस क्या करेंगे, हम कंटिन्यू करेंगे। कुछ बीच में जैसे छुट्टियाँ आ गई थी दिवालियों की, तो इस वजह से आपकी ये सारी क्लासें ऑफ थी। ठीक है, अब से वापस रेगुलरली आपकी जो भी कोर्स है वो यहाँ पे चलेगा। आज हम बीए थर्ड ईयर की जो पार्ट फर्स्ट है उसी के अंदर जो पोएम है, एक और नई पोएम है हमारे, एक नया चैप्टर है, उसी को लेकर मैं एक बार पुनः आपके सामने यहाँ पे उपस्थित हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे ओड टू द वेस्ट विंड। ओड टू द वेस्ट विंड, ये क्लास कौन सी है? बीए फाइनल की है, बीए फाइनल। ठीक है, पोएम का नाम क्या है? ओड टू द वेस्ट विंड। ये क्या है? एक ओड है। ओड का मतलब क्या होता है? एक संक्षिप्त सा एक लिरिक, ठीक है, जो कि एक छोटा गाने के रूप में भी हम इसे जान सकते हैं। तो किसने लिखा है? पीबी शैली, जो कि बहुत ही महानतम लेखक माने जाते हैं हमारे अंग्रेजी साहित्य के। उन्होंने ये पोएम लिखी है, ओड टू द वेस्ट विंड। वेस्ट विंड क्या होता है? पश्चिमी जो हवाएं चलती हैं उसी के ऊपर एक छोटा सा गाना या गीत कह सकते हैं, वो हमारे पीबी शैली ने लिखा है। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट टू रीड के अंदर इंट्रोडक्शन देखना है, इंट्रोडक्शन पोएम का देखना है, आउटलाइन देखनी है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना है। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ पोएट। इसमें देखेंगे कि जो हमारे पीबी शैली है, इनका पूरा नाम क्या है? पर्सी बीसी शैली। पूरा नाम क्या है? पर्सी ब्यूसी शैली। जन्म कब होता है? 4 अगस्त 1792 में इनका जन्म होता है, बर्थ होता है। 8 जुलाई 1822 को इनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं बहुत ही कम एज में, बहुत ही जल्दी इनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। लेकिन जितने भी रहे उसके बीच में इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट जो भी इनके द्वारा काम किए गए वो उन्हें उसके या उनके मरने के बाद इन्हें काफ़ी फेमस कर देता है। फिर हम देखते हैं कि ये जन्म कहाँ होता है इनका? एट फील्ड प्लेस, वारहम। ये कहाँ पे आया हुआ है? वेस्ट ससेक्स, जो कि क्या है? इंग्लैंड का एक डिस्ट्रिक्ट है या एक जिला है। ही वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ सर टिमोथी शैली। टिमोथी शैली इनके पिताजी थे, उनके एल्डेस्ट सन थे ये। ए वीक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो कि क्या थे? एक वीक मेंबर थे पार्लियामेंट के, एक राजनेता थे ऑफ हॉर्सम। हॉर्सम एक संसदीय क्षेत्र है जहां से इनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1790 से 92 तक। ठीक है, इनके पिताजी को क्या नाम था? टिमोथी शैली। फिर हम देखते हैं कि he was a British writer who considered one of the major English romantic poets। ये जो पीबी शैली थे ये हमारे अंग्रेजी साहित्य के बहुत ही, कहते हैं ना कि बहुत ही मुख्य हमारे इंग्लिश रोमांटिक एज के ये महत्तम कवि में से या इम्पोर्टेंट कवि के रूप में जाने जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि ए रेडिकल इन द पोइट्री एज वेल एज ही इज ए पॉलिटिकल एंड सोशल। पोइट्री के साथ साथ ये अपने सामाजिक और इनकी जो राजनीतिक विचार थे, क्योंकि ऑलरेडी ये एक राजनीतिक परिवार से बिलोंग करते थे जहाँ पे इनके पिताजी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, तो ऑफकोर्स सी बात है कि थोड़ा बहुत उनके अंदर राजनीतिक गुण होंगे। तो ये कई बार अपने काम में सामाजिक और जो राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू होते थे, जो इनके विषय होते थे, उनको भी हमने यहाँ पे इनकी बुक्स है या इनके काम है उसमें देखने को हमें मिलता है। शैली डिड नॉट अचीव फेम ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। जब तक ये जिंदा रहे, जो भी 20-30 साल का इनका कार्यकाल था, उस समय इनको कोई लाइफ अचीवमेंट नहीं मिली या कोई फेमस नहीं हुए। बट रिकॉग्नाइज ऑफ हिज अचीवमेंट इन ए पोइट्री ग्रू स्टेडली फॉलोइंग हिज डेथ। लेकिन जैसे इनकी डेथ हो गई, लोगों ने इनको याद किया, दोस्तों ने इनकी जो बुक्स थी उनकी याद के अंदर थोड़ी बहुत पब्लिशें करवाई, और धीरे 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 इनकी जो पोइट्री थी, पोइट्री का जो सेक्शन था उसमें ये बंदा क्या होता गया? आगे लोगों के बीच में एक नाम करता गया। लेकिन ये व्यक्ति उस समय वहां पे मौजूद नहीं था, क्योंकि इनकी क्या हो चुकी थी? डेथ हो चुकी थी। ये कहते हैं ना कि मरने के बाद सब लोग क्या करते हैं? याद करते हैं, जीते जी तो कोई नहीं करता। वही खेल हमारे
पीबी शैली के साथ हुआ था। फिर हम देखते हैं कि पोएट्री गिव एन स्टडी study following his death, and he became an important influence of subsequent generation of poet। और ये जो हमारी आने वाली जो पीढ़ियां थी, जो पोइट्स थे, उनके लिए एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर के रूप में जाने जाने लगे। कौन थे? पीबी शैली की वहां पे बताने लगे कि बहुत कम एज में ये लड़का बहुत बड़ा नाम कर गया। फिर हम देखते हैं कि इंक्लूडिंग रॉबर्ट ब्राउनिंग जो इनके साथी थे, एल्ब्रॉन चार्ल्स Swinburne and Thomas Hardy and W.B. Yeats, American literary critics, Harlan Blooms describe him as a super craftsman। इसे ये सारे जो पोइट्स थे जो इनके कार्यकाल के थे या इनके बाद में आए, इन्होंने इन्हें एक क्राफ्टमैन मतलब किसी वस्तु को बनाने वाला, उसकी संज्ञा दी। ए लिरिकल पोइट विदाउट ए रिवाइवल एंड सर्वाइवल, वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड स्पेक्टिकल इंटेलेक्ट ऑफ एवर टू ए राइट ए पोएम। कि ये एक ऐसे व्यक्ति थे या इनकी जो लेखन शैली, जो लिरिक थी, वो इतनी खूबसूरत थी या इतनी उसके अंदर कला थी या रिवाइवल था, सच्चाइयाँ थी कि ये एक मोस्ट एडवांस कहते हैं ना कि एक फॉर्म था पोइट्री लिखने का, जो कि सिर्फ कौन लिखता था? पीबी शैली। और वहाँ पे वो ये सारी जब इनकी बुक्स लोगों के बीच में आई तो ये जो फॉर्म था इनका या लिखने की जो कला थी, ये लोगों को काफ़ी पसंद आई थी। फिर हम देखते हैं कि पर्सी ब्यूसी शैली इज वन ऑफ द एपिक पोइट ऑफ 19th सेंचुरी। यह एक कहते हैं कि ग्रंथ टाइप के पोइट भी माने जाते थे, क्योंकि इनकी ज़्यादातर पोइट्री हम देखते हैं तो उसमें ग्रंथों की जैसे बात लिखी हुई है, तो इन्हें एक ग्रंथ की कहते हैं ना कि ग्रंथ की संज्ञा भी देंगे इनकी पोइट्स को, या इनकी जो पोएम है वो ग्रंथ के रूप में भी लिखी गई है। तो एक ग्रंथ मतलब किसी ग्रंथ से इनका जो पार्ट लिया गया है, तो स्पेशली इनको एक कहते हैं ना कि एक एपिक पोइट के नाम से भी इनको 19th सेंचुरी के अंदर जाना जाता है। एंड इज द बेस्ट नोन फॉर हिज क्लासिकल एंथोलॉजी। ये क्लासिकल एंथोलॉजी के लिए भी जाने गए। वर्क सच ए ओड टू वेस्ट विंड एंड द मॉस्की ऑफ एनार्ची। ही इज ऑल्सो वेल known for his long form poetry including Queen's Mab and Alastair। ये स्पेशली जो ओड टू द वेस्ट विंड और द मेस्की ऑफ एनार्की, ये इनकी इम्पोर्टेंट कहते हैं ना कि क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू थे। इसके बाद ये एक और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पोइट्री है इनकी, जिसके लिए जाने जाते हैं, क्या नाम है? क्वीन मैब एंड एलेस्टर। ये इनके कुछ 3 इंपॉर्टेंट वर्क है जिसके लिए ये स्पेशली जो क्लासिकल व्यू है या लॉन्ग फॉर्म में पोइट्री की, उसके लिए जाने जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि शैलीज पोइट्री वॉज फुल ऑफ ए ट्रेमेडियस इमेजनरी एंड सिंबोलिज्म। ये इनकी जो पोइट्री है वो फुल ऑफ ट्रेमेडियस इमेजनरी, कि ये लोगों को ऐसी एक इमेजिन करवाते हैं या इमेजनरी इनकी इतनी स्पेशल होती है कि वास्तविकता से ये हूबहू लोगों को क्या करवा देते हैं? दीदार करवा देते हैं या उनको मिला देते हैं। और सिंबोलिज्म, हिज इमेजनरी इज ए प्राइमरी विजुअल, मतलब इनकी जो इमेजनरी है वो एक प्राकृतिक विजुअल है, लोगों के सामने आंखों देखा उनको मतलब ऐसा लगता है कि वास्तव में जो पोएम चल रही है वो सच्चाई है एकदम, ठीक है। He used a lot of metaphors and similes as well as he used a sequence of similes, amazing similes in the poem through Skylark for example। इन्होंने अपने पोएम के अंदर काफ़ी मेटाफर मतलब बहुत सारी बातों को बढ़ चढ़ के बताना, वो काफ़ी यूज़ किया। सिमिली, बहुत सारी चीज़ों को कंपेयर किया अपनी पोइट्री के अंदर, किसी वस्तुओं को किसी वस्तु के साथ कंपेयर करना, वो हमें कहाँ पे देखते हैं? सिमिली के अंदर देखते हैं। और ये स्पेशली हम यहाँ पे इनको देखते हैं कि टू द स्काईलार्क, ये जो एक पोएम थी जहाँ पे हमें बहुत भारी मात्रा में ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। फिर हम देखते हैं कि मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट शैली बेस्ट नोन बुक इज फ्रैंकस्टाइन। ये जो एक इनकी मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट शैली है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। बेस्ट नोन बुक्स इज फ्रैंकस्टाइन और द मॉडर्न पैथेमस। ये जो 2 बुक हैं ये इनकी क्या है? एक कहते हैं ना एक शैली की जो पत्नी थी, क्या नाम था? मैरी वोल्स्टोन। इनके द्वारा क्या की थी? छापी गई थी, या इनकी प्रेमिका के द्वारा ये बुक इनको उनके मरने के बाद वहाँ पे लोगों के बीच में रिवाइज की गई थी, जो कि लोगों को काफ़ी पसंद आई थी। फिर हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पोएम।
इंट्रोडक्शन ऑफ पोएम। ओड टू द वेस्ट विंड इज एन ओड, ये एक क्या है, ओड है, लीड छोटा सा गाना है, रिटन बाय पर्सी ब्यूसी शैली इन 1819 में लिखा गया है। इन कैसिन वुड एक जंगल है, कैसिन वुड कहाँ पे आया हुआ है, फ्लोरेंस शहर के पास में, और फ्लोरेंस शहर कहाँ पे, इटली के अंदर, ठीक है। इट वॉज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन 1820 बाय चार्ल्स ओलियर इन लंदन। ये वास्तविकता में ये जब बुक पब्लिश हुई तो कहाँ पे हुई थी, 1820 में, किसके द्वारा हुई थी, चार्ल्स ओलियर के साथ द्वारा पब्लिश हुई थी, कहाँ पे, लंदन में, एज पार्ट ऑफ द कलेक्शन प्रोथेमस अनबाउंड। ये एक पार्ट था, ये जो बुक थी इनकी, जो ये पोएम थी ओड टू द वेस्ट विंड, ये एक पार्ट के रूप में कौन सी कलेक्शन ऑफ एक बुक थी, क्या नाम था, प्रोथेमस अनबाउंड, उसके साथ ये क्या हुई थी, पब्लिश हुई थी ओरिजिनली वे में, कहाँ पे, लंदन में। किसके द्वारा पब्लिश की गई थी, चार्ल्स ओलियर के द्वारा। ए लिरिकल ड्रामा, प्रोथेमस अनबाउंड एक लिरिकल ड्रामा है, उसी के साथ ये पोएम भी क्या हुई थी, पब्लिश हुई थी। इस ड्रामा के अंदर हम 4 एक्ट देखेंगे और बहुत सारी इनकी और भी पोएमें उस समय इनके साथ में ही पब्लिश हुई थी। इन द पोएम द स्पीकर डायरेक्टली एड्रेस द वेस्ट विंड। इस पोएम के अंदर हम मुख्य रूप से ये देखेंगे कि किस तरह से पीबी शैली डायरेक्टली एड्रेस कर रहे हैं किसे, पश्चिमी हवा को, ठीक है। फिर कहते हैं कि द स्पीकर ट्रीट्स द वेस्ट विंड एज द फोर्स ऑफ ए डेथ। और यहाँ पे इस पोएम के अंदर जो स्पीकर है वो ट्रीट कर रहे हैं किस तरह से, कि वो एक फोर्स ऑफ डेथ है, क्या है, एक कहते हैं ना, एक ताकत है, मरने के लिए एक जो ताकत आती है, मौत की एक जो ताकत है, उसकी संज्ञा देते हैं किसे, वेस्ट विंड को। एंड डिके एंड वेलकम्स दिस डेथ एंड डिके बिकॉज इट मीन्स दैट इट रिजुएशन एंड रीबर्थ विल कम सून। और ये क्या कहते हैं कि ये इसकी वेलकम कर रहे हैं, इस पश्चिमी हवा की वेलकम कर रहे हैं, इसको कह रहे हैं कि तुम जो डेथ है या तुम्हारे वापस डीके जो कि तुम ले जाती हो यहाँ से, बिकॉज इट मीन्स दैट अगर तुम जो नष्ट करती हो या उसे मार देती हो और तुम वहाँ से उसके ले जाती हो, तो ये एक मैसेज होता है कि आज वापस प्रकृति क्या करेगी, उस चीज़ की रीबर्थ करेगी और वो बहुत ही जल्दी वापस आएगी। तो ये एक मैसेज के रूप में यहाँ पे डायरेक्टली एड्रेस कर रहा है वेस्ट विंड को। वेस्ट विंड यहाँ पे एक कहते हैं ना कि एक मौत का एक संकेत है कि किस तरह से मौत आती है। और फिर ये कहते हैं कि जब ये मौत उस आदमी को या उस वस्तु को लेके चली जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि उसका बहुत जल्दी वापस रीबर्थ या उसका वेलकम होने वाला है या वो बहुत जल्दी वापस आने वाला है। ये उसकी क्या है, एक पोएम की थीम है। अब हम देखेंगे हमारे पोएम की जो आउटलाइन है, मुख्य बातें हैं वो क्या है। सबसे पहले देखेंगे द स्पीकर इन्वोक्स द वाइल्ड वेस्ट विंड। यहाँ पे इस पोएम के अंदर हमारे जो स्पीकर है, जो पीबी शैली है, वो स्पेशली इन्वोक करेंगे किसे, वाइल्ड वेस्ट विंड को, जो कि एक फोर्सली एक शैतान या एक जानवर टाइप की जो ये हवा है, ये बहुत ही ताकतवर जो हवा है, वेस्ट विंड ऑफ ऑटम महीने के अंदर जो एक हवा चलती है, पश्चिमी हवा, उसे ये हमारे जो पोइट है, जो पीबी शैली है, वो क्या कहते हैं, ये बड़ी ही ताकतवर भयानक हवा है, विच स्कैटर द डेड लीव्स, जो कि क्या है, जब चलती है तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे जो पीबी शैली है वो फ्लोरेंस के पास में जो जंगल है वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे जो एक नदी चल रही है, इटली के अंदर ये सीन बन रहा है पूरा, उस नदी के किनारे जाके ये खड़े हो रहे हैं और वहाँ पे उस समय शाम को ये जो वेस्ट विंड है ये बड़ी तेज तरार से चल रही है और उस जंगल के अंदर जो पत्ते हैं जो उड़ के जा रहे हैं, जो बीज गिर रहे हैं, जो पेड़ गिर रहे हैं, या बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हमारे पीबी शैली को देखने को मिलती है, जो कि इस हवा के द्वारा हो रहा है। ठीक है, फिर देखते हैं कि विच स्कैटर द डेड लीव्स, जो कि क्या कर रही है, स्कैट, उसको उड़ा ले जा रही है, किसे, जो कि जो पत्तियां टूट के ऑलरेडी गिर चुकी है। एंड स्प्रेड सीड्स, और जो सीड्स है, जो उसके बीज है, उनको क्या कर रही है, वहाँ पे जो दरारें पड़ी है जमीन के अंदर, उसके अंदर क्या कर रही है, गिरा दे रही है, ताकि वो एक स्प्रेडिंग हो जा रही है उस सीड्स की, सो दैट दे मे न्यूट्रिड बाय द स्प्रिंग। और ये बता रहा है कि जब ये बीज उसके अंदर गिर जाएंगे और जब स्प्रिंग सीजन के अंदर वापस बारिश आएगा या बारिश का मौसम आएगा, तब ये बीज वापस क्या हो जाएंगे, अपने आप रीबर्थ हो जाएंगे या
हिल जाएंगे। तो यहाँ पे दो काम कर रही है हमारी वेस्ट विंड, एक तो क्या है, उन डेथ लीव्स को क्या कर रही है, लेके चली जा रही है, और उससे ये हो रहा है कि अब उन पत्तों को वापस नहीं देखा जाएगा, या उन पत्तों की क्या हो चुकी है, मौत हो चुकी है। लेकिन उसी के साथ में बीज भी लेके जा रही है जो कि दरारों में गिरा रही है। उससे क्या लगता है कि किस तरह से ये जो बीज है वापस क्या होगा, रीबर्थ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों काम हमारी वेस्ट विंड कर रही है। एंड आस्क दैट द वेस्ट विंड ए डिस्ट्रॉयर, और कहा गया है कि ये जो पश्चिमी हवा है ये एक डिस्ट्रॉयर का काम भी करती है, विनाश का काम भी करती है, और प्रिजर्वर एक पालने का काम भी करती है, या एक पालन का काम भी करती है। हियर हिम द स्पीकर कॉल्स द विंड द ड्रिक ऑफ द डाइंग ईयर, और ये जो स्पीकर है इस विंड को क्या कह रहे हैं कि ये एक क्या है, ये जो गुजरा हुआ जो साल है, या ये जो गुजरता हुआ साल है, उसकी ये लास्ट या एक ड्रिग, एक शैतानी रूप की तरह के किस तरह से साल पूरा बीत रहा है, और उसमें बहुत जनों को ये क्या कर रही है, अपने साथ ले चल रही है। एंड डिस्क्राइब हाउ इट स्ट्रिंग अप एंड वायलेंट स्टॉर्म, और ये बता रहा है कि किस तरह की इसकी जो वायलेंट है, किस तरह की ये भयानक ये इसकी स्टॉर्म में ताकत है, किस तरह से ये क्या है, इतना मतलब शैतान मचा रही है। तो ये यहाँ पे इसको वायलेंट स्टॉर्म की संज्ञा भी इस वेस्ट विंड को दे रहे हैं। फिर क्या कह रहे हैं, एंड अगेन implores it to hear him. The speaker say that the winds stirred the Mediterranean from his summer dreams. ये कहते हैं कि किस तरह से ये जो विंड जब मेडिटेरियन सी, जो कि भूमध्य सागर है, ठीक है, उसके ऊपर से जब ये चलती है तो किस तरह से उसकी जो लहरें हैं गर्मी के अंदर, his summer dreams and cleave the Atlantic in the choppy chasm, कि किस तरह से जो लहरें हैं उन्हें क्या कर रही है, हिला रही है जोर जोर से, ठीक है, जो शांत समुद्र है किस तरह से उसे जगा रही है। तो ये यहाँ पे दो समुद्र की बात कर रहे हैं इस पोएम के अंदर, मेडिटेरियन सी और जो अटलांटिक सी है, इनको मेकिंग द स्लेपलेस फ्लॉग एंड ओशियन ट्रेमलिंग एंड आस्क फॉर ए थर्ड टाइम दैट इट हियर हिम, और वो क्या कर रही है, इन लहरों को हिला रही है, इन लहरों को जगा रही है, समुद्र को जगा रही है, और उन्हें कह रहे हैं कि किस तरह से वो लहरें इन्हें सुनाई दे रही है। किसे सुनाई दे रही है, हमारे पीबी शैली को, कि ये जो ओशियन, ये जो पश्चिमी हवा है, वेस्ट विंड है, किस तरह की इतनी ताकतवर हवा है कि वो क्या कर रही है, सोए हुए समुद्र को भी क्या कर रही है, जगा रही है। फिर हम देखते हैं कि द स्पीकर से दैट इफ ही वर ए डेड लीफ, वो कहते हैं कि अगर मैं ये मरा हुआ पत्ता होता या एक टूटा हुआ पत्ता होता, दैट द विंड कुड बियर और कुड कैरी, तो मुझे भी ये जो वेस्ट विंड है लेके चली जाती या अपने साथ, और ए वेव इट कुड पुश, और उसकी जो हवा है वो मुझे क्या करती, पुश करती। और इवन इफ ही वियर एज ए बॉय, अगर मैं एक जब छोटा था, तो मैं जब एक बच्चा था, ठीक है, मैं जब एक बचपन में था, जब मैं बच्चा था, द कॉमरेड ऑफ द विंड्स, तो मैं उसके साथ क्या करता था, साथ साथ उस हवा का सामना करता था, या उस हवा के साथ साथ मैं भी क्या करता था, तेज भागता था। लेकिन अब क्या कर रहा है, वो किस तरह से भागता था, एक कॉमरेड की तरह, एक योद्धा की तरह क्या करता था, इस हवा का क्या करता था, सामना करता था। जब ये क्या था, यंग था, जब ये बॉय के काल में था, जब ये बचपन में था, तो इसी पश्चिमी हवा का ये क्या करता था, डट के मुकाबला करता था। वंडरिंग ओवर द हेवन when he would never have needed to pray to the wind and invoke its power, तब उस समय उसे किसी के सामने झुकने की कोई जरूरत नहीं थी, ना उसे किसी भी हवा के साथ प्रार्थना करने की जरूरत थी कि तुम मुझे क्या करो, छोड़ दो। फिर ये कहते हैं कि he pleads him the winds to lift him, अब ये क्या कर रहे हैं, इस वेस्ट विंड को क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम मुझे क्या करो, अपने साथ ले चलो, या तुम मेरे अंदर इतनी ऊर्जा भर दो ताकि मैं क्या कर सकूं, एज ए वेव ए लीफ ए क्लाउड फॉर द थ्रो ही लाइक द विंड एट हर्ट एंड टम्बलिंग द प्राउड, ही इज नाउ चेन्ड एंड बोर्ड विद द वेट ऑफ हिज हवर अपॉन द अर्थ, और वो क्या कर सके अपने, अब इस अवस्था में वो अपने इतनी उसके अंदर ताकत भर दो, या उतनी उसको ऐसे कर उसको लेके चले जाओ, या एक आशा की किरण दे दो, ताकि वो इस धरती के ऊपर जितने भी इनके जो दिन है पोइट के, वो क्या कर सके, आराम से गुजार सके, या एक ऊर्जा के साथ ये क्या कर सके,
गुजार सके। यहाँ पे किस तरह से पोइट यहाँ पे खुद की प्रशंसा क्या कर रहा है, या खुद की जो शक्ति थी, जो उसके बचपन में जो खुद की एक ऊर्जा थी, वो उसके साथ कंपेयर कर रहा है, किसके साथ, वेस्ट विंड के साथ। लेकिन एक अवस्था आने के बाद वो कह रहा है कि अब ये वेस्ट विंड तुम भी मुझे क्या करो, अपने साथ ले चलो। फिर हम देखते हैं, द स्पीकर आस्क्ड द विंड टू मेक मी थाईलिर टू बी हिज ओन स्पिरिट। और वो कहता है कि आप मुझे क्या करो, स्पीकर क्या कर रहा है, आस्क पूछ रहा है, हवा से पूछ रहा है कि तुम क्या करो, तुम्हारी जो ये स्पिरिट है, तुम्हारी जो ये एक इच्छा है, एंड टू ड्राइव हिज थॉट अक्रॉस द यूनिवर्स, और मेरे जो ये थॉट्स हैं, मेरी जो ये विचार है, ये इस पूरी यूनिवर्स को दे दो कि लाइक वेदर लीव्स टू क्विकन ए न्यू बर्थ। और किस तरह से ये जो पश्चिमी हवाएं किस तरह से इन लीव्स को क्या कर रही हैं, हटा रही हैं, और एक वापस रीबर्थ का काम कर रही है। ही आस्क्ड द विंड बाय द incantations of these words to scatter his word among the mankind। और किस तरह से ये क्या कर रहे हैं, एक सीजन, किस तरह से एक सीजन है, और किस तरह से एक स्कैटर हिज वर्ड्स अमंग मैनकाइंड, की मानवता के लिए किस तरह से ये जो पश्चिमी हवाएं, ये एक मैसेज के थ्रू भी है, या एक कहते हैं ना, एक सीजन की तरह है, कि किस तरह से ये आती है, किस तरह से ये सारे पत्तों को या मरी हुई चीज़ों को ले चलती है और वापस रीबर्थ करने का काम कर रही है। फिर हम देखते हैं, टू बी द ट्रम्पेट ऑफ प्रोफेसी, स्पीकिंग बोथ इन रिगार्ड टू द सीजन एंड इन रिगार्ड टू द इफेक्ट ऑफ मैनकाइंड दैट होप्स हिज वर्ड टू हैव। द स्पीकर आस्क्स इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी ए फार बिहाइंड। किस तरह से वो कहते हैं कि इनकी एक जो होप है, इनकी जो एक आशा है, कि किस तरह से कि जब सीजन, जब विंटर आ जाएगा, सर्दी आ जाएगी, तो जो हमारी स्प्रिंग है ये वहाँ से क्या हो जाएगी, चली जाएगी। जो ये वेस्ट विंड है, जो ये भी क्या है, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। इसका जो काम है रीबर्थ करने का, वो ये कर चुकी होगी। और किस तरह से इसने जो इस धरती के ऊपर जो गंदगी होगी, जो मरे हुए पत्ते होंगे, उन सबको क्या कर चुकी होगी, ये साफ कर चुकी होगी। तो एक वेस्ट विंड क्या कर रही है, इस धरती की सफाई करने का भी काम यहाँ पे कर रही है। फिर हम देखते हैं कि ईच ऑफ द 7 पार्ट, यहाँ पे इस पोएम के अंदर हमें 7 पार्ट्स देखने को मिलेंगे। ओड टू द वेस्ट विंड कंटेन 5 स्टेंजा। ये जो पोएम है ओड टू द वेस्ट विंड, ये 5 स्टेंजा को कहते हैं, कंटेन कर रहे हैं। 5 स्टेंजा, 5 पैराग्राफ है इसके अंदर, 4 3 लाइन्स, 4 तो कैसे हैं, 3 लाइन के स्टेंजा है, एंड 2 लाइन्स कपलेट, और 2 कैसे हैं, 2 लाइन के कपलेट्स। 5 लाइन का एक स्टेंजा है, उसके अंदर 3 लाइन तो क्या होंगी, उस स्टेंजा के बारे में, और 2 लाइन क्या होगी, उसकी कपलेट है। ऑल मीटर इन आयम्बिक पेंटामीटर, सारा उनका जो मीटर है वो आयम्बिक पेंटामीटर है। द राइम स्कीम ऑफ ईच पार्ट फॉलो ए पैटर्न नोन एज ए ट्रेजरीना। ट्रेजरीना को फॉलो करती है हर इनकी पार्ट ऑफ, जो कहते हैं ना कि पार्ट ऑफ इनकी हर चीज, हर पार्ट जो इस पोएम का है, या हर स्टेंजा जो राइम स्कीम को फॉलो करता है, वो कौन सा है, ट्रेजरीमा। दस ईच ऑफ द 7 पार्ट ओड टू द वेस्ट विंड फॉलो द स्कीम। सारे जो हमारे 7 पार्ट्स हैं इस पोएम के अंदर, वो कौन सी स्कीम को फॉलो कर रहे हैं, ए बी सी बी सी डी सी डी ई और डी डबल ई। ये क्या है, एक फॉलो है, ठीक है, क्या है, ए बी सी डी ई डी और डबल ई। ये एक क्या है, राइम स्कीम है, और हर पैराग्राफ के अंदर ये राइम स्कीम यहाँ पे हमारी देखने को मिलती है। तो किस तरह से यहाँ पे पोइट कहते हैं कि वेस्ट विंड जो कि पश्चिमी हवा है, वो इतनी ताकतवर है कि किस तरह से वो जब चलती है ऑटम के महीने में, जब स्प्रिंग के सीजन में, तो यहाँ की जो धरती के ऊपर जितनी भी गंदगी है, जितनी भी मरी हुई चीज़ें, उन सबको ले जाती है और एक वापस उसको रीबर्थ करने का काम करती है। तो इसी तरह से जब ये कहते हैं कि ये जो वेस्ट विंड है, ये एक ऊर्जा भरने का भी काम करती है कि किस तरह से जब मैं बचपन में था तो मैं क्या करता था, इसका सामना करता था, डट के मुकाबला करता था, लेकिन अब मैं क्या हो जाऊँ, बुजुर्ग हो चुका हूँ, अब मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि ये वेस्ट विंड तुम मुझे क्या करो, एक बार
इतनी शक्ति दे दो या मेरे अंदर इतनी ऊर्जा भर दो कि मैं अपने आने वाले जो समय है, बीता हुआ कुछ समय वो बड़ी ऊर्जावान तरीक़ा से इस धरती के ऊपर जी सकूं। फिर हम देखते हैं कि किस तरह से ये विंड है वो एक स्पिरिट का काम कर रही है, लोगों के लिए एक कहते हैं ना एक ऊर्जा का काम कर रही है। किस तरह से वो अपने विचारों को यहाँ पे हर जगह फैला रही है, किस तरह से वो बर्थ कर रही है, नया बर्थ कर रही है, किस तरह से उसको कहते हैं ना कि एक स्पीकर के लिए, लोगों को लिए एक मैसेज का रूप काम कर रही है। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत सी पोएम हमारे पर्सी बिशे शैली यहाँ पे हमारे लेके आते हैं और बहुत ही शानदार जो ओड टू द वेस्ट विंड है, एक छोटा सा गाना कह सकते हैं अपन, एक गाने के फॉर्म में लिखा गया ये बहुत ही खूबसूरत सा ओड है जो कि आपको देखना है। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है इस पोएम का। राइट ए नोट ऑन ए पीबी शैली पोएम ओड टू द वेस्ट विंड। आपको एक नोट लिखना है खूबसूरत सा पीबी शैली की पोएम के ऊपर ओड टू द वेस्ट विंड। आई होप कि आपको ये पोएम काफ़ी पसंद आएगी। ठीक है, बहुत सारी जो मुख्य बातें थी इसको ले चुके हैं हम यहाँ से, और आपको जो भी ये मैं यहाँ पे दिखा दूँ इसके सारे नोट्स बनाने जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी काम आएंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे अभी एक और बात कहना चाहता हूँ कि हम अब आगे जैसे जैसे हमारी क्लासेस चलेगी तो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के साथ में लेके चलेंगे, एक दिन उनकी होगी एक दिन आपकी होगी। तो इस तरह से जल्दी जल्दी हम क्या करेंगे, आपका भी जो JNU का सिलेबस है उसको जल्दी पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।